सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का इकोनॉमिक्स विषय का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ, उसी का हम लोग वीडियो देख रहे थे। फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हम लोगों ने ग्रुप ए मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र के सभी प्रश्नों को हल कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग खंड बी मतलब सेकंड पार्ट का वीडियो में भारतीय आर्थिक विकास के प्रश्नों को देखेंगे और उसका आंसर को समझेंगे। परीक्षा उपयोगी सारे प्रश्न हैं, तो इसको ध्यान से देखना है। 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है कि निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यान से पढ़ें। कथन ए, ब्रिटिश नीतियों के कारण भारत के विश्व प्रसिद्ध हस्तलिपि उद्योगों का पतन हुआ। और दूसरा कथन कहता है कि भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान औद्योगिक क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन जीवीए में योगदान महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा। दिए गए वक्तव्यों के आधार पर सही विकल्प चुने। तो इसमें जो है कथन एक सत्य है और कथन दो जो है वो असत्य है। कैसे? तो कथन एक बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यह है ना, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के हस्तशिल्प उद्योगों को भारी नुकसान हुआ। ब्रिटिश नीतियों ने भारतीय हस्तशिल्पों को कई तरह से प्रभावित किया है। सस्ते ब्रिटिश सामान, तो ब्रिटिश कंपनियां भारत में सस्ते मशीन से बने उत्पाद लाती थी जिनका भारतीय हस्तशिल्पों से मुकाबला नहीं हो पाता था। मतलब भारत के लोग हैं हाथ से कपड़ा उपड़ा बनाते थे तो वो महंगा बिकता था, जबकि वो ब्रिटिश लोग मशीन से बनाया हुआ सामान लाते थे जो सस्ता मिलता था। तो इससे हस्तशिल्प उद्योग का क्या हुआ? विनाश होने लगा। फिर है कच्चे माल का निर्यात, तो भारत के कच्चे माल को ब्रिटिश भेजा जाता था और वहाँ उनसे उत्पादन बनाकर फिर भारत में बेचा जाता था। इससे भारतीय हस्तशिल्पों का बाजार खत्म होता गया। मतलब जो हस्तशिल्प थे उद्योग, उन लोगों को कच्चा माल नहीं मिलता था, क्योंकि ब्रिटिश ले जाते थे। प्लस यहाँ के जो उद्योग थे भारत, उन लोग में ऊंचा कर लगा हुआ रहता था। तो ये सब कथन जो है, पहला कथन जो कह रहा है कि ब्रिटिश नीति के कारण हस्तशिल्प उद्योग का पतन हुआ, ये सत्य है। अब जो है दूसरा, वो असत्य कैसे है? क्योंकि भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान औद्योगिक क्षेत्र का विकास बहुत धीमा था। ब्रिटिश नीतियों का मुख्य फोकस भारत को कच्चे माल का उत्पादक बनाना था, न कि औद्योगिक देश। औद्योगिक क्षेत्र मुख्य रूप से ब्रिटेन के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता था। भारत में बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास ब्रिटिश शासन के बाद ही हुआ। इसीलिए जो कथन दो है वो क्या है? असत्य है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि यह पहचाने कि निम्न में कौन सा विकल्प कृषि विपणन प्रणाली के घटकों का गलत संयोजन दर्शाता है। तो यहाँ पर गलत संयोजन दर्शाता है तो हो जाएगा आपका उत्पादन, एकत्रीकरण, प्रसरण और ग्रेडिंग। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर है, समकालीन भारत में ग्रामीण बैंक की संस्थागत संरचना बहु एजेंसी संस्थाओं के एक समूह से बनी, अर्थात खाली स्थान है। तो यहाँ पर आपका जो ए में है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दो सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक और चौथा है वाणिज्य बैंक। अब यहाँ आपको जोड़ा मिलाना है तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, ये सभी हो जाएंगे। अगला हम लोग बढ़ते हैं 21 नंबर पर। पाकिस्तान में आर्थिक सुधारों की शुरुआत वर्ष में हुई, कब हुई थी? तो ये हुआ था 1988 में। 1988 में इसका शुरुआत हुआ था। जो आर्थिक सुधार जो पाकिस्तान में हुआ था 1988 में हुआ था। ये क्यों हुआ था? तो उस समय बेनजीर भुट्टो का शासन था। 1988 में बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी। उनके शासनकाल को आर्थिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। पाकिस्तान ने आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को अपनाना शुरू किया। इसमें निजीकरण, विनियमन में ढील देना और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना शामिल था। साथ ही क्या हुआ? तो वित्तीय संस्थाओं में सुधार हुआ, व्यापार सुधार हुआ, सरकारी नीति में बदलाव किए गए, जिससे संस्थागत सुधार हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक वृद्धि करना, गरीबी कम करना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना और बाजार को अधिक कुशल बनाना। ये सब इसके उद्देश्य थे। तो इसका परिणाम क्या हुआ? तो पाकिस्तान में आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप कुछ सकारात्मक बदलाव हुए, जैसे कि आर्थिक वृद्धि हुई, विदेशी निवेश में भी वृद्धि हुई। इन सुधारों के कुछ नकारात्मक परिणाम भी रहे, जैसे असमानता में वृद्धि हुई और कुछ क्षेत्रों में विकास में कमी रही। 23 नंबर है आपका, चीन ने ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की। सुधारों से पहले भी
सामाजिक अवसंरचना प्रदान करने में सार्वजनिक हस्तक्षेप ने चीन में मानव विकास सूचकांकों में सकारात्मक परिणाम लाए हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्वास्थ्य संकेत नहीं है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत। 23 नंबर जो है वो है, खाली स्थान खेती वह प्रणाली है जो पारिस्थितिक संतुलन को पुनः स्थापित बनाए रखती है और बढ़ाती है। सही विकल्प में रिक्त स्थान से बने। तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा जैविक। जैविक खेती एक ऐसी खेती की विधि है जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और अन्य सिंथेटिक पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके बजाय जैविक खेती में प्राकृतिक तरीके से खाद, कंपोस्ट और जैव नियंत्रण का उपयोग करके फसलें उगाई जाती है। अब यहाँ पर जो है पारिस्थितिक संतुलन, अब अगला है आपका, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना खाली स्थान की अवधि में शुरू की गई थी। तो देखिए पंचवर्षीय योजना का जो शुभारंभ हुआ था, रूपरेखा तैयार किया गया था 1950 में शुरू किया गया था और ये 1951 से काम करना शुरू किया। तो 1951 से जब शुरू हुआ तो पंचवर्षीय मतलब 5 वर्ष का, तो 51 से क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर है, भारत में गूगल ने 4000 स्नातक छात्रों को नियुक्त किया है। दिया गया वक्तव्य खाली स्थान क्षेत्र रोजगार से संबंधित है, मतलब ये किस क्षेत्र से संबंधित है इसको जानना है। तो ये क्या है, औपचारिक क्षेत्र से संबंधित है। 25 का ए हो जाएगा औपचारिक। औपचारिक मतलब होता है जिसमें नियम कानून से आपको काम करना है, एक निश्चित समय तक काम करना है। समय का दिया रहेगा कि 8-9 बजे से 3 बजे तक काम करना है, आपको नियमित वेतन मिलेगा, जल्दी से काम से हटाया नहीं जाएगा, उसमें नौकरी पाने के लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये सारी प्रक्रिया जो है वो औपचारिक क्षेत्र में की जाती है, इसीलिए यहाँ पर 25 का ए हो जाएगा औपचारिक। 26 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है कि खाली स्थान एक महत्वपूर्ण माइक्रो फाइनेंस प्रणाली के रूप में उभरी है और महिलाओं के सशक्तिकरण का कारण बनी है। सही विकल्प भरे। तो यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर बी हो जाएगा स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह में क्या होता है, ये छोटे समूह होते हैं जो मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा बनाए जाते हैं। ये समूह सदस्यों के बीच बचत को प्रोत्साहित करते हैं और छोटे ऋण प्रदान करते हैं। महिला सशक्तिकरण में इसकी भूमिका क्या होती है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने में मदद करता है। इन समूहों के माध्यम से महिलाएं छोटे व्यवसाय शुरू कर सकती है, अपनी आय बढ़ा सकती है और परिवार के निर्णय लेने में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकती है। तो ये सारे फायदे हैं। तो ये आपका 26 का बी हो जाएगा स्वयं सहायता समूह। 27 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान एक प्रक्रिया है जिसमें बचत से लेकर बाजार में अंतिम उत्पाद की बिक्री तक की सभी गतिविधियां शामिल होती है। तो आपका यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, कृषि विपणन। तो कृषि विपणन वह प्रक्रिया जिसमें किसानों द्वारा उत्पादित कृषि उत्पादकों को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। इसमें उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन और बिक्री जैसी कई गतिविधियां शामिल होती है। 28 नंबर है, यहाँ से भारतीय शिक्षा प्रणाली के सामने आने वाली 3 चुनौतियों का उल्लेख करें। तो भारत की आधुनिक शिक्षा प्रणाली ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा शुरू की गई थी। औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय शिक्षा प्रणाली की नींव मैकाले मिंट्स, वुड्स डिस्पैच, कर्जन की शिक्षा नीति, सैडलर आयोग आदि द्वारा रखी गई थी। भारत अपनी शैक्षणिक प्रतिभा के लिए जाना जाता है। हालांकि भारतीय शिक्षा प्रणाली की आलोचना इस बात के लिए की जाती है कि वह औद्योगिक आवश्यकताओं के संबंध में अपने छात्रों के लिए आवश्यक रोजगार क्षमता बनाने में विफल रही। इसलिए भारतीय शिक्षा क्षेत्र के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला है शिक्षक छात्र अनुपात। तो यूनेस्को की भारत के लिए शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार स्कूलों में 11.16 लाख शिक्षक पद रिक्त है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। इसके अलावा शिक्षकों पर बहुत सारे गैर शैक्षणिक कार्यभार है जिसके परिणाम स्वरूप अंततः छात्रों को पढ़ाने से उनका ध्यान भटक जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार शिक्षक अपने समय का केवल 19% ही शिक्षण के लिए समर्पित करते हैं, जबकि उनका बाकी समय गैर शैक्षणिक प्रशासनिक कार्यों में व्यतीत होता है। इसके अलावा जब सरकारी क्षेत्र की बात आती है तो सरकारी शिक्षकों को उनके प्रदर्शन
के बावजूद नौकरी की सुरक्षा की आजीवन गारंटी मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी ओर से कोई जवाबदेही नहीं होती है। दूसरा है महंगी उच्च शिक्षा। तो इसोचैम के एक सर्वेक्षण के अनुसार 2005 से 2011 तक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में मुद्रास्फीति में 169% की वृद्धि हुई। भारत में विशेष संस्थान और कॉलेज महंगे हैं। कुछ पाठ्यक्रमों के लिए उच्च शिक्षा आम आदमी की पहुंच से बाहर है। उदाहरण के लिए IIM MBA कक्षाओं के लिए प्रति सेमेस्टर 2 लाख रुपये लेता है। लालची उद्यमियों के हाथों में उन्नत शिक्षा के निजीकरण के परिणाम स्वरूप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गिरावट की दर बहुत अधिक है। तीसरा पॉइंट है आपका बुनियादी ढांचे का अभाव, जैसे खराब स्वच्छता, शौचालय की कमी, पीने की पानी की सुविधा का अभाव है, बिजली, खेल के मैदान आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी शिक्षा क्षेत्र की बहुत प्रमुख खामियां में से एक है। 2010 में एक सर्वेक्षण किया था जिसके अनुसार लगभग 95.2% स्कूल अभी भी RTI बुनियादी ढांचे के संकेतकों के पूर्ण सेट के अंतर्गत नहीं है। 2016 की वार्षिक शिक्षण सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार केवल 68.7% स्कूलों में उपयोग करने वाले योग्य शौचालय की सुविधा थी और भारत के लगभग 3.5% स्कूल में शौचालय की सुविधा नहीं थी। इसी का 8वां में क्वेश्चन था गैर संस्थागत ऋण स्रोतों की सीमाएं क्या है। तो इसको आप लोग देख सकते हैं, अब आंसर लंबा है थोड़ा। तो गैर संस्थागत ऋण स्रोत जैसे साहूकार, दोस्त और परिवार से उधार लेना एक तरह का गैर ऋण हो गया। कई लोगों के लिए खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में धन की आवश्यकता पूरी करने का ये प्रमुख स्रोत है। हालांकि इन स्रोतों के साथ कई सीमाएं भी जुड़ी हुई है, जैसे कैसे उच्च ब्याज दर इसमें मिलता है, तो इसमें अधिक बोझ है। गैर संस्थागत ऋणदाता अक्सर बहुत ऊंची ब्याज दरें चार्ज करती है, जिससे ऋण का बोझ बढ़ जाता है और ऋण चक्र में फंसने का खतरा बढ़ जाता है। फिर है गरीबी का चक्र। उच्च ब्याज दरें गरीबी के चक्र को बनाए रखती है, क्योंकि ऋणदाता को चुकाने के लिए लोगों को अपनी आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ रहा है, जिससे उनके पास अन्य आवश्यकताओं के लिए पैसे नहीं बचते हैं। पारदर्शिता का अभाव है, जिसमें है अस्पष्ट शर्त होता है, शोषण का खतरा है। इसका आप डिटेल देख सकते हैं, हम थोड़ा बढ़ा दे रहे धीरे धीरे, और ये मेरे साइट पर भी मिल जाएगा। साइट का नाम है, स्मॉल लेटर में लिखना है आपको, DRGP82। क्रोम ब्राउजर में लिखिए या गूगल में सर्च कीजिएगा, सबसे फर्स्ट में ही आपको दीपक कुमार लिखा हुआ मिलेगा, उसको क्लिक कीजिएगा और सबसे नीचे आ जाएगा, वहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा 12th मॉडल क्वेश्चन सोल्यूशन। उसमें क्लिक कीजिएगा, इकोनॉमिक्स में जाइएगा, इकोनॉमिक्स सेक्शन में, और वहाँ आपको ये आंसर मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन सही है या गलत, इसे उचित कारण के साथ स्पष्ट करें। स्वनियोजित श्रमिक और किराए पर रखे गए श्रमिक अलग अलग होते हैं। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, हम धीरे धीरे बढ़ा दे रहे हैं। नियंत्रण के मामले में, जिम्मेदारी के मामले में और आय के मामले में, साथ ही लाभ के मामले में है, कर के मामले में, कानूनी अधिकार के मामले में, और यहाँ पर आपका उदाहरण के साथ हम व्याख्या किए हैं। 30 नंबर है, भारतीय अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति के 2 लाभ और 2 हानि का चर्चा करें। तो लाभ क्या है, तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई और कृषि विकास में तेजी आई। इसका हानि क्या है, तो हानि है पर्यावरण क्षति हुई और किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ा। क्या है कि उन्नत बीज खाद जो है वो महंगे मिलते हैं, जिससे वो उन पर आर्थिक बोझ बढ़ता है, ऋण लेते हैं और ऋण के जाल में फंसते जाते हैं। 31 नंबर है, कार्यस्थल पर प्रशिक्षण पर किया गया वह किसी अर्थव्यवस्था में मानव पूंजी निर्माण का एक महत्वपूर्ण साधन है। दिए गए कथनों को उचित कारणों के साथ स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर हम पॉइंट बना बना के लिखे, आप देख सकते हैं। इसी का 8वां में क्वेश्चन आया था, सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए जैविक खेती समय की आवश्यकता है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं। दिए गए कथन के संदर्भ में जैविक खेती के 2 लाभ और 2 सीमाएं बताना। तो सबसे पहले लाभ, तो लाभ क्या है कि पर्यावरण संरक्षण होता है और स्वस्थ खाद्य मिलता है हमको। और इसकी सीमाएं क्या हो जाएगी, तो उत्पादन लागत अधिक, मतलब उसको उत्पादन करने में खर्च ज़्यादा पड़ जाता है, और उत्पादन कम। इसमें शुरू क्या होता है, उत्पादन कम होता है। 32 है, भारत की नई आर्थिक नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो 1991 में नई आर्थिक नीति भारत में अपनाया गया था, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण शामिल थे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो अर्थव्यवस्था को गति देना है, विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। डिटेल आप देख लीजिए।
बाजार को मुक्त करना है, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना है। नई आर्थिक नीति के प्रमुख सुधार क्या हुए? तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। इसके परिणाम तो आर्थिक वृद्धि हुआ, विदेशी निवेश बढ़ा, रोजगार सृजन, उपभोक्तावाद में वृद्धि, असमानता में वृद्धि और पर्यावरण समस्याएं। 33 है, प्रधानमंत्री ने ग्रामीण आय को गैर कृषि गतिविधियों को बढ़ाने का आग्रह किया है। समझाएं कि गैर कृषि गतिविधियां ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आय में कैसे वृद्धि कर सकती है। मतलब खेती के अलावा कोई दूसरा काम को हम लोग गैर कृषि गतिविधि कहेंगे। तो ये कैसे लाभ करेगा? तो यहाँ पॉइंट दिए हैं कि आय के अतिरिक्त स्रोत है, मतलब खेती के अलावा कोई दूसरा काम कीजिएगा तो अतिरिक्त आय बढ़ेगा, साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, कौशल विकास होगा, आत्मनिर्भरता बढ़ेगा और ग्रामीण विकास होगा। ये सभी पॉइंट है, डिटेल आप देख लीजिए। इसी का बी में था, भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली को स्वयं को ठीक करने के लिए सार्वजनिक व्यय को बढ़ी हुई खुराक की आवश्यकता है। दिए गए कथन का उचित तर्कों के साथ समर्थन या खंडन कीजिए, मतलब पक्ष में और विपक्ष में आपको तर्क देना है। तो सार्वजनिक व्यय बढ़ाने के पक्ष में तर्क क्या क्या है? तो पहुंच और समानता पहला, दूसरा है बुनियादी ढांचे का विकास, तीसरा है मानव संसाधन विकास, चौथा नई तकनीकों का उपयोग, पांचवा जन स्वास्थ्य कार्यक्रम, छठा है आर्थिक विकास। अब इसके विपक्ष में तर्क क्या है? तो वित्तीय बोझ है, दक्षता का अभाव है, निजी क्षेत्र की भूमिका है। इसी का अथवा में क्वेश्चन आया था, वर्तमान समय में भारत द्वारा सामना किए जा रहे किसी दो पर्यावरणीय चिंताओं का उल्लेख और चर्चा कीजिए। तो इसमें पहला है जैव विविधता की हानि, जिसका आप डिटेल देख लीजिए, और दूसरा है वायु प्रदूषण। ये दोनों समस्याएं हैं जिस पर चर्चा करने का विषय भी है। बी नंबर में था, ग्रामीण विकास में ऋण के महत्व पर चर्चा कीजिए। तो ऋण का क्या क्या महत्व है आप देख सकते हैं। चौंतीस नंबर है, समझाइए कि मानव पूंजी में निवेश एक अर्थव्यवस्था की वृद्धि में कैसे योगदान देता है। तो उत्पादकता में वृद्धि होती है, आर्थिक विकास बढ़ता है, नई तकनीकों का विकास है, रोजगार सृजन है, आय असमानता में कमी है, अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि है, नवाचार को बढ़ावा है। इसी का बी में क्वेश्चन था, यह कहा जाता है कि उद्योग किसी भी देश के आर्थिक विकास की रीढ़ होती है। भारत को उदाहरण के रूप में लेते हुए समझाएं कि कैसे औद्योगिक विकास भारत में आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा दे सकती है। तो ये है आपका रोजगार सृजन, दूसरा निर्यात और विदेशी मुद्रा, अन्य क्षेत्रों का विकास, प्रौद्योगिकी का विकास, सरकारी राजस्व में वृद्धि, मानव विकास। तो ये थे आपका सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इकोनॉमिक्स प्री बोर्ड में आए प्रश्नों के उत्तर। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। फाइनल परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, तो बढ़िया से इसको देख लीजिएगा। किसी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, या फिर टेलीग्राम पर क्वेश्चन आप हमको भेज सकते हैं, मैं उसका भी आंसर बना के बता दूंगा। और जो क्वेश्चन आपको डाउट होगा उसको लिखिएगा तो हम उसको और डिटेल में समझा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।